अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। इस वक्त रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। जैकी और मैं नारियल के दरख्तों के दरमियान चले जा रहे थे। एक दरख्त के करीब आकर जैकी रुक गया, मैं भी रुक गया। जैकी ने अंधेरे में एक तरफ घूर कर देखा और मुंह से किसी परिंदे की सीटी नुमा आवाज़ निकाली। दूसरी तरफ से भी कोई जवाब न आया। जैकी ने दूसरी बार सीटी की आवाज़ निकाली तो समुद्री झील की जानिब से देसी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। जैकी ने मुझसे कहा, अपना आदमी इधर खड़ा है। वो आगे चल पड़ा। 150-200 कदम चलने के बाद मुझे समुद्री झील या खाड़ी के किनारे एक छोटे स्टीमर का धुंधला सा खाका नजर आया। जैकी ने इस तरफ इशारा करके आहिस्ता से कहा, स्टीमर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये स्टीमर छोटा सा था और इसका सिर्फ ऊपर वाला अर्शा ही खुला था। एक आदमी अंधेरे में निकलकर जैकी के सामने आ गया। इसने इस इलाके की ज़बान में कुछ पूछा। जैकी ने इसी ज़बान में कुछ जवाब दिया। शायद इन्होंने आपस में कोड वर्ड्स यानी खुफिया ज़बान के जुमलों का तबादला किया था। जब दोनों एक दूसरे की शनाख्त से मुतमईन हो गए तो जैकी आगे बढ़कर स्टीमर पर सवार हो गया। मैं भी इसके साथ ही था। जैसे ही हम दोनों स्टीमर पर सवार हुए, स्टीमर का इंजन स्टार्ट हुआ और स्टीमर समंदर में मशीक की सिम चल पड़ा। जैकी और मैं स्टीमर के खुले डेक यानी अर्शे पर एक तरफ होकर बैठ गए थे। जैकी कह रहा था कि हम लोगों का अपना स्टीमर है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, मगर जब मिलते हैं तो कोडवर्ड बोलकर एक दूसरे को शनाख्त करने की रिवायत ज़रूर कायम रखते हैं। स्टीमर समुद्री खाड़ी में से निकलकर साहिल के साथ साथ ऊपर की तरफ जा रहा था। मैं चुप था और नींद से मेरी आंखें बोझल हो रही थी, मगर मैं सो नहीं सकता था। शहर की रोशनियां बाईं जानिब हमारे साथ साथ चल रही थी और स्टीमर आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। आसमान पर सुबह का नीला नीला उजाला नमूदार होना शुरू हो गया था। जब हमारा स्टीमर एक जगह साहिल पर बने हुए घाट पर आकर रुक गया, यहाँ जैकी और मैं उतर गए। जैकी एक आदमी से जो घाट पर पहले से मौजूद था कुछ देर बातें करता रहा, फिर मेरे पास आकर बोला, अभी दिन निकलने वाला है, तुम हमारे साथ यहाँ एक जगह दिन गुजारेगा। यहाँ से हम एक नई पार्टी के साथ बड़ी कश्ती में बैठकर श्रीलंका की तरफ चले जाएगा। आ जाओ मेरे साथ। घाट से दूर एक जगह दरख्तों के झुंडों में 2-3 झोंपड़ियाँ थीं। जैकी और मैं एक झोंपड़ी में आ गए। झोंपड़ी में ज़मीन पर दरी बिछी हुई थी। जैकी ने कहा, तुम इधर आराम करेगा, हम दूसरी झोंपड़ी में सोएगा, फिर तुम्हें नाश्ते के वक्त आकर जगा देगा। ओके। मैंने कहा ओके। जैकी चला गया। मैं दरी पर लेट गया। समंदर की तरफ से मरतूब हवा के झोंके आ रहे थे। मैं सो गया। जिस वक्त जैकी ने आकर मुझे जगाया, बाहर दिन की रोशनी खूब फैली हुई थी। जैकी बोला, आ जाओ हम लोग नाश्ता करेगा। इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। झोंपड़ी के दरमियान एक जगह चूल्हे पर बड़ी सी देगची रखी हुई थी। 3-4 आदमी नाश्ता तैयार करने में लगे हुए थे। एक दरख्त के नीचे लकड़ी के बेंच बिछे हुए थे। इनके दरमियान एक लंबी सी मेज़ लगी थी। जैकी और मैं बेंच पर आकर बैठ गए। जैकी बोला, ये सब अपनी पार्टी के आदमी हैं, रात को दूसरी पार्टी वाले माल लेकर आएंगे, हम वो माल कश्ती में लाद कर श्रीलंका ले जाएंगे। मैंने पूछा, असलहे की क्या पोजीशन होगी? मेरा मतलब है आप लोगों के पास मॉडर्न मशीन गनें तो ज़रूर होंगी। जैकी हंस पड़ा, बोला, हमारे पास इधर तोप और मोटर गन तो नहीं होता, बस स्टैंड गन होती है। फिर इसने मुझसे पूछा, तुम स्टैंड गन फायर कर लेता है? मैंने कहा, हाँ मैं स्टैंड गन फायर कर लेता हूँ। वेरी गुड। जैकी बोला, एक स्टैंड गन तुम्हें भी दे देगा, अगर कोस्टल गार्ड का लोग आ गया तो तुम भी इस पर फाइल खोल देगा। एक आदमी हमारे पास नाश्ता रख गया। नाश्ते में डबल रोटी थी और उबले हुए चावल और सब्जी की भाजी भी थी। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। इसके बाद कॉफ़ी पी। जनूबी भारत में चाय के बजाय कॉफ़ी पीने का बड़ा रिवाज है। इसके बाद जैकी चला गया और इसने मुझे ताकीद कर दी कि मैं झोंपड़ी में ही रहूं, बाहर निकल कर इधर उधर ना फिरूं। जैकी कोई 3 बजे दोपहर को आया। मैं झोंपड़ी में ही बैठा था। इसने मुझसे कहा, तुम बड़ी गुड लक वाला आदमी है। मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि माल तैयार ना हो। अगर माल तैयार ना होता तो हम लोग आज रात श्रीलंका की तरफ नहीं जा सकता था। हमें 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता, लेकिन मालूम हुआ है कि माल बिल्कुल तैयार है और इसके थैले घाट पर रात को पहुंचा दिए जाएंगे। मैंने पूछा, क्या हम इसी घाट से चलेंगे जहां हमारा स्टीमर ठहरा था? जैकी ने कहा, हाँ, मगर हम रात के अंधेरे में चलेंगे। हमारी कश्ती घाट से थोड़े फासले पर होगी। दिन गुजर गया। रात को जैकी और मैंने खाना खाया तो जैकी कहने लगा, अब तुम झोंपड़ी में जाकर बेशक सो जाओ, हम आधी रात के बाद आएगा और तुम्हें जगाकर अपने साथ ले जाएगा। ओके। मैंने जवाब दिया, ओके। जैकी चला गया। मैं अपनी झोंपड़ी में लेट गया। शुरू में तो मुझे बिल्कुल नींद ना आई। यही सोचता रहा कि आज की रात बड़ी इम्तिहान की रात है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। खुदा जाने फिर क्या होगा। कोस्टल गार्ड्स को आम तौर पर पता चल जाता है कि आज रात स्मगलरों की लॉन्च यहाँ से गुजरने वाली है। इनके पास हर किस्म का असला होता है और काफ़ी तादाद में होता है।
वो कश्ती या लॉन्च को घेरे में लेकर अंधाधुंध फायर खोल सकते हैं। ये स्मगलर लोग हैं, इनके पास पुरानी किस्म की स्ट्रेन गन होंगी, वो कोस्टल गार्ड्स के पास जदीद असले का मुकाबला कर सकेंगी। यही सवाल मुझे चुभ रहा था। यही कुछ सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मैं काफ़ी देर तक सोता रहा। रात के 1 बजे के करीब जैकी ने आकर मुझे जगा दिया और बोला, चलो दोस्त, लॉन्च आ गई है। ये स्मगलरों की बड़ी कश्ती टाइप थी। इसमें 6-7 बड़े बड़े थैले लदे हुए थे। इनमें जाहिर है स्मगलिंग का माल होगा। लॉन्च खाड़ी में एक तरफ किनारे के बिल्कुल साथ लगी खड़ी थी। वहाँ पहले से 4 स्मगलर मौजूद थे। इनके पास स्ट्रेन गन थी। जैकी ने इनसे कोई बात की और फिर मुझे साथ लेकर लॉन्च में सवार हो गया। हम बड़े बड़े थैलों के दरमियान बैठ गए। हमारे सवार होते ही लॉन्च किनारे से आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी। आमतौर पर लॉन्चों में इंजन लगे होते हैं, मगर इस लॉन्च में कोई इंजन नहीं था। 4 आदमी बड़े बड़े चप्पुओं से इसे चला रहे थे। जैकी ने मुझे बताया था कि जहाँ से लॉन्च रवाना होगी वहाँ से श्रीलंका का साहिल ज़्यादा से ज़्यादा 25 मील के फासले पर है, और अगर हालात ठीक रहे तो वही फासला 3 घंटों में तय कर लेंगे। लॉन्च चलाने वाले बड़े तजर्बेकार मल्लाह लगते थे। वो बड़ी मुस्तैदी से चप्पू चला रहे थे। लॉन्च खाड़ी में किनारे के साथ सफ़र कर रही थी। जैकी थैलों के पास मेरे साथ आकर बैठ गया था। कहने लगा, 10-15 मिनट के बाद हम खुले समंदर में आ जाएंगे। तुमने कभी समंदर में सफ़र किया है? मैंने कहा नहीं, हालांकि मैं इससे पहले समंदर में सफ़र कर चुका था, मगर मैं जैकी के साथ लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता था। मेरा ذہن कुछ और ही सोच रहा था। इस वक्त मुझे बस यही एक ख्याल बार बार आ रहा था कि अगर रास्ते में कोस्टल गार्ड ने घात लगाकर हम पर हमला कर दिया तो कहीं हम पर अंधाधुंध फायरिंग न हो जाए, दूसरे स्मगलरों के साथ मैं भी न मारा जाऊं। मुझे इस तरह मरना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर अब मजबूरी थी। मैंने सोचा कि मैं किसी तरह अपने आप को कोस्टल गार्ड की फायरिंग से बचाने की कोशिश करूंगा। 15-20 मिनट के बाद हमारी लॉन्च खाड़ी से निकलकर समंदर में आ गई। समंदर में आते ही लॉन्च ने हिचकोले खाने शुरू कर दिए। खुले समंदर की मौजों के मुकाबले में लॉन्च बहुत ही छोटी थी, बिल्कुल एक खिलौने की हैसियत रखती थी, लेकिन स्मगलर मल्लाह इसे बड़ी महारत से चला रहे थे। लॉन्च ऊपर नीचे होती समंदरों के पानी पर बहती चली जा रही थी। समंदर में हवा बड़ी तेज थी। जैकी ने एक स्ट्रेन गन खुद रख ली और एक स्ट्रेन गन मेरे हवाले कर दी। 1 घंटा गुजर गया। इस दौरान हमारे अख में इंडिया की जनूबी तकोन के साहिल की कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनियां भी गायब हो गई। लॉन्च समंदर में काफ़ी दूर निकल आई थी। रात की तारीकी में समंदर की बड़ी बड़ी मौजें लॉन्च के पहलुओं से टकराकर तेजी के साथ शोर मचाती पीछे की तरफ जा रही थी। जैकी कहने लगा, 1 घंटे के बाद सामने से श्रीलंका के साहिल की रोशनी नजर आने लगेगी। अगर गार्ड्स की सर्च लाइट ने हमारी लॉन्च को ना देखा तो हम 2-1 घंटे में श्रीलंका पहुंच जाएंगे। हमारी लॉन्च इंडिया के साहिल से काफ़ी दूर निकल आई थी। श्रीलंका के जजीरे की रोशनी अब नज़र नहीं आ रही थी। मैंने जैकी से पूछा कि श्रीलंका की रोशनी दिखाई क्यों नहीं दे रही। इसने कहा, हम लंका के जनूबी मगरबी साहिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पहाड़ियाँ और टीले हैं। रोशनियाँ पहाड़ियों के बहुत पीछे रह गई हैं। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं वसी और इस समंदर में बिल्कुल अकेला हूँ। समंदर की मौजें हमारी लॉन्च से टकराकर पीछे को जा रही थी। समंदर के वक्त में मैं कभी समंदर के इतने करीब नहीं हुआ था। समंदर का जाहो जलाल देखना हो तो समंदर के वक्त में जाना चाहिए, जहाँ चारों तरफ समंदर ही समंदर होता है और इंसान को खुदा याद आ जाता है। अचानक चप्पू चलाते चलाते एक स्मगलर मल्लाह ने चिल्लाकर अपनी ज़बान में कुछ कहा। इसे सुनते ही जैकी दौड़कर लॉन्च के सामने वाले कोने की तरफ गया, फिर तेजी से वापस आया और मुझसे कहा, स्ट्रेन गन तैयार रखो और थैलों के पीछे पोजीशन संभाल लो। मैं फ़ौरन स्ट्रेन गन लेकर बड़े बड़े थैलों के पीछे पोजीशन लेकर बैठ गया। जैकी ने कहा, हमारे आदमी ने एक स्टीमर के इंजन की आवाज़ सुनी है। हो सकता है ये कोस्टल गार्ड्स की पेट्रोल पार्टी हो। जैकी का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। चंद सेकंड बाद ही अचानक समंदर का वो हिस्सा सर्च लाइट की रोशनी से रोशन हो गया, जहां हम स्मगलरों की लॉन्च जा रही थी। लॉन्च में अफरा तफरी मच गई और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। साहिली गश्ती पुलिस का स्टीमर लॉन्च पर रोशनी डालता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था और साथ ही साथ वहाँ से मशीन गन का फायर भी आने लगा था। स्मगलर भी फायरिंग का जवाब फायरिंग से दे रहे थे, मगर इनके पास इतना एम्यूनेशन नहीं था। इनका 1 राउंड फायर होता तो कोस्टल पुलिस की मशीन गन 10 राउंड फायर करती थी। कस्टम पुलिस के एक स्टीमर भी सर्च लाइट की रोशनी डालता वहां आ गया और दोनों स्टीमर फायरिंग करने लगे। मैं स्मगलरों के माल से भरे हुए बड़े बड़े थैलों के पीछे बैठ गया, मगर मुझे लगता था कि या तो हम पकड़े जाएंगे या फिर कस्टम पुलिस की गोलियां हमें छन्नी कर देगी। पुलिस और साहिली गार्ड्स के दोनों स्टीमर हमारी लॉन्च के दाएं बाएं आ गए और एक स्टीमर में से किसी ने चिल्लाकर कहा, हथियार फेंक दो, नहीं तो एक एक को भून देंगे। जैकी ने अपने साथियों से चीख कर कहा, फायरिंग क्यों रोक दी, फायर खोल दो। एक बार फिर दोनों तरफ से फायरिंग के धमाके होना शुरू हो गए। एक स्टीमर लॉन्च के बिल्कुल सामने आ गया था। इसने लॉन्च के अगले हिस्से को टक्कर मारी और लॉन्च उलट गई। ये इतनी जल्दी हो गया कि मैं संभल भी ना सका। लॉन्च के उलटते ही मैंने अपने आप को समंदर के अंदर पाया।
मैं समंदर के अंदर तैरता तैरता जनूब की तरफ निकल जाना चाहता था, क्योंकि जहाँ कश्ती उल्टी थी पुलिस का स्टीमर ऊपर मौजूद था और गिरफ्तारी यकीनी अमर था। मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। मैं एक माहिर तैराक था और सांस को देर तक रोके रखने की मुझे काफ़ी मशक थी। चुनाचा मैंने अपना रुख जनूब की तरफ कर लिया और तेज़ी से बाजू और टांगे चलाने लगा। जनूब की तरफ श्रीलंका का मुल्क था और ये कोस्टल पुलिस भारत की थी और इंडिया के साहिल की तरफ से आई थी। 3-4 मिनट तक मैं सांस रोके समंदर के नीचे तेज़ी से तैरता चला गया। जब मेरा सांस खत्म होने लगा तो मैंने समंदर से सर बाहर निकाला और देखा कि कस्टम के दोनों स्टीमरों से मैं थोड़ा आगे जनूब की तरफ निकल आया था। मैंने सांस अंदर को खींचा और समंदर में डुबकी लगा दी। इस तरह 2-3 बार करने से मैं कस्टम पुलिस के स्टीमरों से दूर निकल गया था। मैंने अंदाजे से श्रीलंका के साहिल की जानिब तैरना शुरू कर दिया। रात की तारीकी में समंदर पर तैरते हुए मुझे सर्च लाइट की रोशनी के बगैर देखा नहीं जा सकता था और स्टीमरों की सर्च लाइट मुझसे काफ़ी बहुत पीछे रह गई थी। फायरिंग की आवाज़ें अब नहीं आ रही थी, जिसका मतलब था कस्टम पुलिस ने जैकी समेत सारे स्मगलरों को पकड़ लिया था। खुले समंदर में तैरने की मुझे ज़्यादा मशक नहीं थी। मेरे मुंह में बार बार समंदर का पानी दाखिल हो रहा था, जिससे मेरा हलक कड़वा हो गया था। समंदर का पानी कड़वा होता है, मगर मैं तैरता चला जा रहा था। दूर जनूब की सिमत वो पहाड़ भी अब नजर आ रहे थे। मेरे बदन में एकदम से खौफ की एक लहर दौड़ गई, ये सोचकर कहीं कि मैं गलत सिमत को तो नहीं जा रहा, क्योंकि श्रीलंका के चारों तरफ समंदर था और ये समंदर हज़ारों मील की वसअत में फैला हुआ था। अगर आप नक्शे पर निगाह डालें तो आपको श्रीलंका के मुल्क के जनूब में बहर हिंद, मशरिक में बहरुल काहिल और मगरिब में बहर केयोनोस एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देंगे। ये तीनों इतने बड़े समंदर हैं कि इन्होंने ज़मीन के 3/4 हिस्से को ढांप रखा है। इन समंदरों की तरफ भटक जाने का मतलब था कि मैं हमेशा के लिए मौत के मुंह में चला गया हूँ और मेरी लाश भी समंदर से बाहर नहीं निकल सकेगी। मगर ये खौफजदा होने का वक्त नहीं था, ये वक्त हिम्मत और हौसला करने का था। मैंने तैरते तैरते खुदा के हजूर दुआ मांगी और जिस रुख पर तैर रहा था इसी रुख पर तैरता चला गया। हकीकत ये थी कि मैं भटक गया था और मेरा रुख श्रीलंका की तरफ नहीं था, बल्कि 75 डिग्री जनूब मगरिब की तरफ हो गया था। मुझे इस बात का एहसास इस वक्त हुआ जब मुझे समंदर की खौफनाक मौजों में तैरते तैरते आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया और मैं श्रीलंका के साहिल की एक भी रोशनी ना देख पाया। अब मैं तैरते तैरते थक गया था। अब मुझ में मज़ीद तैरने की ताकत नहीं रही थी। समंदर के वस्त में तैरते हुए आदमी जल्दी थक जाता है, क्योंकि समंदर के वस्त में साहिल के बरक्स मौजों का बहाव नहीं होता, बल्कि मौजें ऊपर नीचे होती रहती हैं और आदमी को तैरते हुए काफ़ी ताकत खर्च करनी पड़ती है। तैरते तैरते मैंने अपने चारों तरफ एक निगाह डाली। आसमान पर न जाने किधर से बादल जमा हो गए थे और तेज हवा भी चलने लगी थी। मुझे अपने चारों तरफ समंदर ही समंदर नजर आया। तब मुझे यकीन हो गया कि मैं समंदर में भटक गया हूँ, लेकिन मैंने हौसला न हारा और जिस तरफ मैं तैर रहा था इसी तरफ तैरता चला गया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बाजू और टांगें चला रहा था। समंदर का एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि समंदर आदमी को इतनी जल्दी डूबने नहीं देता। एक तो इस वजह से कि नमक की बेपनाह मिकदार होने के बायस समंदर का पानी बहुत भारी होता है, और दूसरी वजह यह होती है कि समंदर की पहाड़ जैसी मौजें हर वक्त वह समंदर में ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये मौजें नीचे जाने वाली शय को बार बार ऊपर लाती रहती हैं। आदमी घबरा कर डूब जाए तो ये अलग बात है। अच्छा तैराक और समंदर से खौफ न खाने वाला आदमी अगर तैरते तैरते थक भी जाए तो इतनी जल्दी समंदर में नहीं डूबता, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। अगर हद गुजर जाए तो फिर आदमी का डूबना या किसी शार्क मछली का शिकार बन जाना यकीनी होता है। मैं तैरते तैरते इतना थक गया था कि मेरे बाजू शल हो गए थे और मैंने अपने आप को समंदर की मौजों के ऊपर लिटा लिया था। ये मुर्दा तारी होती है। इसका असूल ये होता है कि आदमी ज़रा सी भी हरकत ना करे, अपना सांस को जोर से अंदर खींचकर फेफड़ों को फुला ले और फिर इन्हें देर तक फूला रहने दे और आहिस्ता आहिस्ता सांस खारिज करे, और जब सांस खारिज हो जाए तो फौरन एक बार फिर लंबा सांस लेकर फेफड़ों को गुब्बारे की तरह फुला ले। फेफड़ों में हवा भर जाने से आदमी गुब्बारे की तरह समंदर के ऊपर रहता है और डूबने से बचा रहता है, लेकिन ये भी खास मुद्दत तक ही किया जा सकता है। ये तमाम हक़ाइक़ मेरे सामने थे। मुझे इस वक्त एक बात का यकीन हो गया था कि अगर एक आध घंटे के अंदर अंदर मैं खुश्की के किसी टुकड़े पर ना पहुंचा तो समंदर मुझे निगल लेगा या फिर कोई खूंखार शार्क मछली मेरे तिकाबोटी कर देगी। शार्क मछली के हाथों जो मौत आती है इसका तस्वुर ही बड़ा भयानक होता है। मैं खुदा से अपनी ज़िंदगी की दुआ ही मांग सकता था। मैं मुसलसल खुदा को याद कर रहा था। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। समंदर की एक बहुत बड़ी पहाड़ जैसी मौज के मैं सीने पर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। मेरा मुंह आसमान की तरफ था। समंदर की मौज मुझे कभी ऊपर उठाती और कभी नीचे गहराई में ले जाती थी। एक बार वो मौज मुझे अपने साथ समंदर की गहराई में जाकर ऊपर ले आई तो मेरा पाँव किसी चीज़ से टकरा गया। पहले तो मैं यही समझा कि मेरा पाँव नहीं टकराया, बल्कि किसी शार्क मछली ने मेरी टांग को पकड़ने की कोशिश की है।
मैं घबरा कर सीधा हो गया और तैरते हुए पीछे की तरफ आया। मुझे कोई स्याह शय समंदर के ऊपर उभरी हुई दिखाई दी। मैं तैर कर इसके करीब गया तो देखा ये कोई बहुत बड़ा दरख्त था जो उखड़कर समंदर में जा गिरा था और अब समंदर की मौजें इसे बहा ले जा रही थी। ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई मदद थी। मैंने जल्दी से दरख्त की शाखों को पकड़ा और उछलकर दरख्त की मोटी और गुंजान टहनियों में से एक मोटे तने से लिपट कर इसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। मैं इतना थक कर चूर हो चुका था कि दरख्त के लिपटते ही मैं आंखें बंद कर ली और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। ये इमदाद बाकी अल्लाह की तरफ से आई थी, वरना दरख्त मेरे करीब से बहता हुआ आगे भी निकल सकता था। समंदर की बहुत बड़ी मौज थी जो दरख्त समेत मुझे ऊपर नीचे करते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। मुझे इतना यकीन हो गया था कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है तो मेरी ज़िंदगी बच गई है। कम अज़ कम ये दरख्त मुझे डूबने तो नहीं दे सकता था और अगर कोई शाख मुझ पर हमला भी करती तो मैं दरख्त की बड़ी बड़ी शाखों में अपने आप को छुपा सकता था। वैसे भी समंदर में हर जगह शार्क मछलियाँ नहीं होती। शार्कों के खास समुद्री जोन होते हैं जहाँ वो पाई जाती हैं। जनूब मशरकी इलाके में खलीज फारिस के समंदर में शार्क मछलियाँ बहुत होती हैं। चुनांचे आज से कई बरस पहले जब दुबई से कराची की तरफ आते हुए तरा नाम का एक जहाज आग लगने से तबाह हो गया था और मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए समंदर में छलांगें लगा दी थीं, तो इनमें से बहुत कम लोग शार्क मछलियों से बच सके थे। आसमान पर जो बादल छाए हुए थे अब इनमें बिजली भी चमकने लगी थी, साथ ही साथ बादल गरजने लगे थे और हवा भी तेज हो गई थी। इसका मतलब था कि तूफान आ रहा है और ऐसा ही हुआ। हवा की रफ्तार तेज से तेज तर हो गई, बादल जोर जोर से गरजने लगे और फिर बारिश शुरू हो गई। ये बड़ी मूसलाधार बारिश थी। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और बारिश ऐसे हो रही थी जैसे आसमान पर भी कोई समंदर है जो आबशार की तरह ज़मीन के समंदर पर बरस रहा है। इस समुद्री तूफान का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मैं जिस तरफ से लिपटा हुआ था इसको समंदर की मौज बड़ी तेज़ी से एक तरफ को बहाने लगी। दरख्त को देखकर मुझे हौसला हुआ था कि ज़मीन कहीं करीब ही है। दरख्त की शाखें और पत्ते इतने गले सड़े नहीं थे, लगता था कि इसे समंदर में गिरे एक दिन से ज़्यादा मुद्दत नहीं गुजरी। इसका यही मतलब निकलता था कि खुशकी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तूफान में मौजों का बहाव बहुत तेज़ हो गया। मैं दरख्त की टहनियों के जाल में अपने आप को उलझाए दरख्त से चिमट कर बैठा था और मैंने दोनों हाथों से टहनियों को पकड़ रखा था। घनी शाखों की वजह से दरख्त का तना गोल गोल गर्दिश नहीं कर रहा था। अगर इस दरख्त की घनी शाखें ना होती तो मैं दरख्त के तने पर अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता था। मैं समंदर में गिर पड़ता और सिर्फ तने को दोनों हाथों से पकड़ कर ही तैर सकता था। ऐसी सूरत में मेरे सिर्फ बाजू और सर समंदर से बाहर होता, बाकी सारा जिस्म समंदर में डूबा हुआ होता और ऐसी हालत में मैं ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता था। मैं महसूस कर रहा था कि बारिश और तेज़ हवाओं के तूफान में दरख्त एक तरफ को तेज़ी से बहता चला जा रहा है। चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। मुझे सिम्स का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था। अगर आसमान पर सितारे खुले होते या धूप निकली होती तो मुझे मशरिक मगरिब का अंदाज़ा हो सकता था, मगर इस वक्त आसमान बादलों में छुपा हुआ था और रात की तारीकी और मूसलाधार बारिश में कुछ पता नहीं चलता था। दरख्त खुले समुद्रों की जानिब जा रहा था या श्रीलंका के किसी जजीरे की तरफ जा रहा था, अब कुछ मालूम नहीं था। मैंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया था कि अब वो जहाँ चाहेगा मुझे ले जाएगा। मेरी मर्जी का इसमें ज़रा सा भी दखल नहीं था। मेरी ज़िंदगी फ़िलहाल ज़रूर बच गई थी, मगर मैं बड़े खौफनाक समुद्री तूफ़ान की जद में था। न जाने रात कितनी गुजर चुकी थी, तूफ़ान भी थमने का नाम नहीं लेता था। मैं किसी वक्त अंधेरे में आंखें खोल कर देखने की कोशिश करता, मगर बारिश का पानी मेरी आंखों के आगे धारों की तरह बह रहा था। मैं आंखें बंद कर लेता और खुदा को याद करने लगता। न जाने कितना वक्त गुजर गया था कि बारिश हल्की होते होते थम गई। बादलों की गरज और बिजली की कड़क भी मानक पड़ गई और तूफानी हवाओं में भी किसी कदर धीमापन आ गया। तब मैंने बड़े गौर से समंदर की इस सिंध को देखा जिस सिंध को दरख्त बहा चला जा रहा था। मुझे सिवाय तारीकी के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दरख्त की शाखों में अपने आप को इस तरह से फंसाया हुआ था कि मैं एक जगह को जुड़कर बैठ गया था। मैंने अपना सर पीछे एक टहनी की तरफ लगा दिया और आंखें बंद कर लीं। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि इसी हालत में मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन मैं हैरान रह गया। कुछ देर के बाद मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी, फिर मुझे कुछ होश ना रहा। अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी देर सोया रहा। मैंने आंखें झपकाते हुए सामने की तरफ देखा तो मुझे रोशनी के एक नुक्ता सिमटता नजर आया। इसे देखते ही जैसे मेरी जान में जान आ गई। मैं बहर हिंद और बहर काहिल के समंदरों में बेबसी की मौत से बच गया था। यह रोशनी का नुक्ता खुशकी की और ज़िंदगी की अलामत थी। जिस दरख्त से मैं चिमटा हुआ था इसका रुख भी रोशनी के टिमटिमाटे नुक्ते की तरफ था। ये कुदरती बात है कि जब साहिल करीब हो जाता है तो समंदर की बड़ी बड़ी मौजों का रुख अपने आप इस साहिल की तरफ हो जाता है और वो इसी तरफ तेज़ी से बहने लगती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे खुशकी अपनी तरफ इनको खींच रही हो।
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था रोशनी का नुक्ता बड़ा होता जा रहा था। फिर इसके पीछे टिमटिमाती हुई रोशनियां भी नजर आने लगी। कुछ देर के बाद दोनों रोशनियां नुमाया तौर पर नजर आने लगी थी। ये बिल्कुल ऐसी रोशनियां थी जैसे कहीं आग का उलाव रोशन हो। जब दरख्त खुश्की के बिल्कुल करीब आ गया तो ये रोशनियां छोटी होकर उलाव के बजाय किसी मशल के शोले में तब्दील हो गई। ये दो मशलें थीं जो खुश्की पर किसी मकाम पर रोशन थीं। फिर भी दरख्त को खुश्की तक आते आते बहुत वक्त लग गया। अब रात के अंधेरे में साहिल के दरख्तों के खाके दिखाई देने लगे थे। ये दरख्त साहिल समंदर से काफ़ी पीछे हटकर एक फसील की तरह मगरिब से मशरिक की तरफ चले गए थे। मैं इसे श्रीलंका की सरजमीन ही समझ रहा था। बहरहाल मुझे खुश्की ज़रूर मिल गई थी और मैं जिंदा व पाइंदा खुश्की की तरफ बढ़ रहा था। साहिल के करीब आकर समंदर की मौजों की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई थी। आखिर एक बहुत बड़ी मौज ने मुझे दरख्त समेत खुश्की पर लाकर फेंक दिया।